नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 25 जुलाई हो गया है। जो बड़ी खबरें निकल के आ रही हो हम आपको बता दे रहे हैं एक एक करके, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 23 से 24 जुलाई 2 दिन कहा था कि सोनभद्र में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कूच करेंगे तमाम आदिवासी गौड़ समाज को लेकर, और वही कल हुआ। दरअसल हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से लगभग हजारों कार्यकर्ताओं के साथ सोनभद्र के लिए कूच किया गया, जिससे घबराए प्रशासन ने जगह जगह नाकेबंदी कर कार्यकर्ताओं को रोका। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने उमधा गांव जाकर मृतकों से मुलाकात की। इसके साथ ही 17 जुलाई को जिस तरीके से घटना हुई थी, उसी के विरोध में लखनऊ से ही पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता पदाधिकारी से लेकर तमाम लोग पूरी तरीके से सोनभद्र कूच किए हैं, और इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सख्ते में है और जगह जगह पर उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि परसों भी और कल भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, और उनका कहना है कि साफ साफ इसी तरीके से अब ये प्रदर्शन अभी तो सोनभद्र में हो रहा है और आने वाले समय में लगभग हर जगहों पर इसी तरीके से प्रदर्शन होते रहेंगे। दरअसल हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने आह्वान पर कल प्रातः से ही सोनभद्र कूच में शामिल होने के लिए सोनभद्र और आसपास के जिलों से कार्यकर्ता के समूह निकल पड़े। प्रशासन ने उनके आने में रोड़े अटकाए। सोनभद्र जिलाध्यक्ष विजय यादव के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता तहसील मुख्यालय की ओर रवाना हो गए। मिर्जापुर भदोही के रास्ते पर पुलिस ने अवरोध पैदा किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को कर्मा थाना पर रोक लिया गया। उन्होंने सोनभद्र कूच में शामिल नहीं होने दिया। इस जत्थे का नेतृत्व जिलाध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी, जिला महासचिव ओम प्रकाश यादव तथा पूर्व विधायक श्रीमती मधुबाला पासी कर रही थी, जिनके साथ सर्वदीप, विजय सोनकर, नानक यादव, रीता समेत तमाम लोग मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की अगुवाई में ये सारे लोग चल रहे थे। इसके साथ सोनभद्र में रीजनल लेवल पर भी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा हम आपको बता दें कि सोनभद्र से जुड़े जितने भी जिले हैं सभी जगहों पर लगभग यही हाल रहा है, और समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है योगी सरकार के खिलाफ। अपराधियों को लेकर जिस तरीके से अपराधों में तेजी आई है, खासकर सोनभद्र की जो घटना थी ये पूरी तरीके से प्रदेश को हिला दी थी। हालांकि इसके पहले ये नहीं था कि क्राइम व्यवस्था नहीं थी, लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही थी। इसको लेकर भी लगातार समाजवादी पार्टी ने पहले ही दिन से ये कहा था कि अब समाजवादी पार्टी रुकने वाली नहीं है और लगातार पूरी तरीके से अब विरोध प्रदर्शन शुरू करने वाली है। और इसी को लेकर जैसे ही सोनभद्र का कांड हुआ, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से एक रूपरेखा प्रदर्शन का तैयार कर ली और सोनभद्र से ये काम शुरू कर दिया है। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का कहना है कि अब समाजवादी पार्टी इसी तरीके से अब अपना संघर्ष जारी रखेगी। सरकार के खिलाफ खुल के हम लड़ाई लड़ेंगे सड़क से संसद तक। तो अब आने वाले समय में देखने की बात है, क्योंकि हम आपको बता दें कि उपचुनाव होने वाले हैं। यूपी की 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कहीं न कहीं अब समाजवादी पार्टी भी फ्रंट फुट पर आके खेलना चाहती है, और कहीं न कहीं 5 सीटों का जो लक्ष्य है अखिलेश यादव का, वो मिल पाता है या फिर नहीं। लेकिन उपचुनाव में 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का मानना है कि हम जीत दर्ज करेंगे। फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि आपको लगता है कि क्या वाकई में 5 सीटें आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है या फिर नहीं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से जो निकल के आ रही है। लिंचिंग को लेकर 49 बड़ी हस्तियों ने लिखी है मोदी सरकार को चिट्ठी और जबरदस्त निंदा की है, जिस तरीके से मुसलमान और दलितों की पीट कर हत्या हो रही है। जी हाँ, दरअसल मोदी सरकार 2 में भी भीड़ हिंसा का सिलसिला लगातार जारी है। अब इसे लेकर फिल्म निर्देशक अदूर गोपाल कृष्णन और अनुराग कश्यप समेत 49 हस्तियों ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री मोदी को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का हवाला देते हुए बताया कि सिर्फ साल 2016 में 840 मामले दर्ज हुए, जो सिर्फ दलितों के मामले में दर्ज हुए। इस चिट्ठी में संविधान का हवाला देते हुए सब ने लिखा है कि अफसोस की बात है कि जय श्री राम आज एक भड़काऊ नारा बन गया है। भारत के बहुसंख्यक समुदाय में राम का नाम पवित्र है। 1 जनवरी 2009 से 29 अक्टूबर 2018 के बीच 254 धार्मिक पहचान आधारित हिंसा दर्ज की गई थी, जबकि 2016 में दलितों पर अत्याचार के केवल 840 मामले सामने आ गए। एक साल में पूरी तरीके से 3 गुने मामले हो गए, जितना 9 साल में नहीं हुए थे। पत्र में कहा गया कि इस मामले में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हुई 62% और क्रिश्चियन समुदाय के खिलाफ 14% मामले देखे गए। प्रधानमंत्री मोदी संसद में लिंचिंग की निंदा उन्होंने कभी नहीं की। चिट्ठी में लिंचिंग करने वालों को जमानत न देने जैसे प्रावधान की बात कही गई है। यह भी याद दिलाया गया है कि जब उम्र कैद की सजा पाने वालों को
पैरोल नहीं मिलती है तो लिंचिंग में जमानत क्यों मिल जाती। पत्र में लिखा गया है कि लोकतंत्र बिना असहमति के नहीं चलता। लोगों को देशद्रोही और अर्बन नक्सल नहीं कहा जा सकता अगर वो मौजूदा सरकार से सहमत नहीं है। अगर सरकार पर कोई सवाल खड़ा कर रहा है तो इसका मतलब वो एंटी नेशनल नहीं है। पत्र में आर्टिकल 19 का भी हवाला दिया गया जिसमें कहा गया है कि संविधान ये अधिकार देता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का अहम हिस्सा असहमति भी है। तो इसको लेकर पूरी तरीके से बड़े बड़े लोगों ने, इसमें हम आपको बता दें कि इतिहासकार रामचंद्र गुहा, निर्देशक अनुराग कश्यप, अदूर गोपाल कृष्णन, मणिरत्नम, विनायक सेन, समित्रा चटर्जी, तमाम 50 ऐसे हस्तियों ने प्रधानमंत्री मोदी को इन सारे मुद्दे पर चिट्ठी लिखी है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से जो कर्नाटका से निकल के आ रही है। दरअसल हम आपको बता दें दोस्तों कि अब कर्नाटका में जिस तरीके से सरकार गिर गई है कुमार स्वामी की, उसको लेकर अब कुमार स्वामी और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कर्नाटका के सिद्धरमैया ने कहा है कि अब जिन्होंने बगावत की है कांग्रेस पार्टी और जेडीएस पर, उन पर गाज गिरनी तय है। जी हां, कर्नाटका में कांग्रेस जेडीएस की गठबंधन सरकार मंगलवार को गिर गई। इसी के साथ राज्य में 14 महीनों से अस्थिरता के दौर का सामना कर रहे मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी का कार्यकाल खत्म हो गया। कुमार स्वामी ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव हारने के तुरंत बाद राज्यपाल वजुभाई वाला को अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि 13 बागी विधायकों पर अब भी अयोग्य ठहराए जाने की तलवार लटक रही है। कांग्रेस नेताओं को पूरा भरोसा है कि बागी विधायक 1 या 2 दिन में अयोग्य करार दे दिए जाएंगे। इससे ये सुनिश्चित हो जाएगी कि वे नई बनी सरकार में मंत्री नहीं बन पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की नज़र अब बीजेपी के अगले कदम पर टिक गई है। इसके बाद ही कांग्रेस आगे की रणनीति तय करेगी। एक सीनियर नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा है कि बागी सदस्यों के आयोग पर स्पीकर का फैसला 1 या 2 दिन में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये लगातार कर्नाटका में उठापटक हो रही थी, आखिरकार सरकार गठबंधन की गिर गई। हालांकि देखने के बाद होती है कि बीजेपी सरकार बना पाती है, क्योंकि बीजेपी को भी सरकार बनाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से। मध्य प्रदेश से निकल के आ रही, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगा है बड़ा झटका और 2 बीजेपी के विधायकों ने बगावत कर ली है और कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर दिया है। जी हां, कर्नाटका में कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिरने के बाद मध्य प्रदेश में भी वैसी स्थिति होने की संभावना का दावा करने वाली बीजेपी को बुधवार को बड़ा झटका लगा। राज्य की विधानसभा में कमलनाथ सरकार द्वारा पेश एक बिल पर मत विभाजन के दौरान बीजेपी के 2 विधायकों ने न सिर्फ सरकार का साथ दिया बल्कि उन्हें कांग्रेस में शामिल होने के स्पष्ट संकेत दे दिए। बीजेपी इस बिल के विरोध में थी और इन 2 को छोड़कर उसको बाकी सभी विधायक बिल पर वोटिंग के लिए सदन में मौजूद थे। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल पर वोटिंग के दौरान मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी और ब्योहरी से विधायक शरद कौल ने सरकार का साथ दिया। सरकार के बिल के समर्थन में वोट देने के बाद जहां नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी की आलोचना की, उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार झूठे वादे करते हुए खुद का प्रचार करती रही है। उन्होंने कहा है कि उन्हें मैहर का विकास भी करना है और वो मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ हैं। इसी तरीके से शरद कौल ने भी कहा है कि उनकी घर वापसी जैसे है, क्योंकि वो पहले कांग्रेस में रह चुके हैं। इसके साथ ही टाइम्स नाउ के मुताबिक बीजेपी के ये दोनों बागी विधायक जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी दूसरे विधायकों को तोड़ने का काम कर रही थी, तो वहीं मुख्यमंत्री ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त झटका मध्य प्रदेश में दिया है और 2 विधायकों को तोड़ लिए हैं। ऐसे में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और कमज़ोर हुई है और जो लगातार अब वो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की बात कर रही थी, तो कहीं न कहीं एक बार फिर से वो असफल रही। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से जो निकल के आ रही। कर्नाटका से ही बीएसपी विधायक ने कांग्रेस जेडीएस को नहीं दिया वोट, तो मायावती ने पार्टी से निकाल दिया है। जी हां, दरअसल हम आपको बता दें कि कर्नाटका में विश्वास मत के दौरान मनमानी करना बीएसपी के मात्र विधायक को भारी पड़ गया। बीएसपी के कर्नाटका में एक ही विधायक हैं और मायावती ने उनको कांग्रेस और जेडीएस के समर्थन में वोट करने की बात कही थी, लेकिन बीएसपी विधायक ने वहां पर मायावती के खिलाफ जाकर उन्होंने किसी को वोट नहीं दिया है। अब माना जा रहा है कि वो बीजेपी को वोट कर सकते हैं। ऐसे में तुरंत मायावती ने एक्शन लिया और बीएसपी के विधायक को बर्खास्त कर दिया, यानी बहुजन समाज पार्टी से उनको तत्काल निकाल दिया। इसके साथ ही मायावती ने भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त निशाना साधा। मायावती ने ट्वीट करके लिखा है कि कर्नाटका में बीजेपी ने संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखने के साथ साथ जिस प्रकार से सत्ता व धनबल का इस्तेमाल करके विपक्ष की सरकार को गिराने का काम किया है, वो भी लोकतंत्र के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज रहेगा, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि जिस तरीके से कर्नाटका में 1 महीने से बवाल चल रहा था, पैसे देकर जिस तरीके से कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को तोड़ मरोड़ के वहाँ पर बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, वो कहीं न कहीं वाकई में लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि पूरी तरीके से रुपए के दम पर वहाँ पे सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी।
तो कहीं ना कहीं यही लोकतंत्र के लिए खतरा होगा। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।